तो पहला चीज समझ में आ रहा है कि फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, मास, मास ऑफ द बॉडी। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हमको फोर्स चाहिए, क्या करने के लिए, उस बॉडी को स्टॉप करने के लिए। दूसरा चीज डिपेंड करता है क्या, वेलोसिटी। क्या डिपेंड करता है, वेलोसिटी। अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा है और कोई एक और बॉडी है जो स्लो स्पीड से आ रहा है, ठीक है, अब बताइए कि किसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा, यानी ये बात हमको समझ में आया कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट जिसका मास कुछ हो, उसको रोकने के लिए हम फोर्स जो लगाते हैं वो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पर। किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पर, ठीक है। तो यहां से हमको एक नया टर्म मिलता है, एक नया टर्म मिलता है। वो क्या है सर, देखिए, वो हमारा टर्म है मोमेंटम। वो टर्म क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, बहुत ध्यान से एक एक बात समझिएगा। मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, यानी किसी भी प्रोडक्ट का अगर मास और वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, मास और वेलोसिटी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो वो उसका क्या देने वाला है, मोमेंटम। क्या देगा, मोमेंटम। बहुत ध्यान समझिए, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू, हम लोग को समझ में आया, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक। मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ मास है और वो कुछ स्पीड से चल रहा है, तो उसका कुछ मोमेंटम होगा। क्या होगा, मोमेंटम। बात समझ में आ रहा है, यानी उसका जो मोमेंटम होगा वो हमको पता चलेगा कैसे, मास और वेलोसिटी से। अच्छा, अब यहाँ से एक बात और आप समझिएगा कि मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी। मास को स्मॉल एम और वी को वेलोसिटी, यानी P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी, मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है हमको कि मोमेंटम हमको क्या बताता है, मोमेंटम बताता है कि उस बॉडी का कितना मास है और कितना वेलोसिटी। अच्छा, अब बताइए, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट 50 किलो का है लेकिन उसका वेलोसिटी 0 है, इज देयर एनी मोमेंटम, नहीं हो सकता। यानी अगर कोई भी बॉडी बहुत ज्यादा भारी है लेकिन वो मोशन में नहीं है, उसका वेलोसिटी 0 है, तो वहां पर कोई भी मोमेंटम नहीं होगा। इसी का विपरीत अगर हम लोग कर लें, विपरीत मतलब क्या, उल्टा, तो ऐसा हो सकता है, उल्टा हो सकता है, उल्टा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी बॉडी एग्जिस्ट करेगा उसका कुछ ना कुछ मास होगा ही होगा। जिसमें जो आप लोग केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं, क्या कि हर एक पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ मास होता है। वही छोड़ दीजिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का भी कुछ मास होता है। यानी वेलोसिटी 0 हो सकता है लेकिन मास कभी भी 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है, यानी अगर मोमेंटम 0 होगा तो उसका एक ही कारण होगा, वो होगा क्या, वेलोसिटी। मास कभी नहीं हो सकता, मास कभी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ से एक बात आपको क्लियर हो गया कि इफ अ बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई भी बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है, इट्स वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी कितना है, 0, हेंस इट्स मोमेंटम इज आल्सो 0, उसका मोमेंटम भी क्या होगा, 0, उसका मोमेंटम भी क्या होगा, 0। क्लियर हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो किसमें है, रेस्ट में, वो किसमें है, रेस्ट, ठीक है। चलिए, अब बात आता है, द टोटल मोमेंटम ऑफ अ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग इज 0 बिकॉज देयर वेलोसिटी इज 0।
जैसे आप बुलेट से गन से क्या फायर करते हैं, बुलेट। तो बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले, फायर करने से पहले बताइए, बुलेट है, बुलेट का कुछ मास है, गन है उसका भी कुछ मास है। लेकिन गन भी रेस्ट पे और बुलेट भी रेस्ट पे, यानी वेलोसिटी क्या है, यानी बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले द टोटल मोमेंटम ऑफ क्या, गन एंड बुलेट, गन एंड बुलेट इज जीरो, क्योंकि बोथ आर एट रेस्ट, दोनों किसमें है, रेस्ट। ठीक है, यानी एक बात तो हमको समझ में आ रहा है, वो बात ये है कि सर मोमेंटम हमारा कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर। इसके पीछे का कारण, इसके पीछे का कारण वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, डायरेक्शन। यानी कोई भी चीज का अगर वेलोसिटी होगा तो पक्का है कि क्या होगा, डायरेक्शन। और वेक्टर, हमारा वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो बताइए हमारा मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है, इसीलिए हमको यहाँ से समझ में आ रहा है कि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक नंबर का सवाल ये सब आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू में, क्योंकि आप लोगों का 20 नंबर का एमसीक्यू तो होगा ही, उस 20 नंबर में इसे यही सब सवाल डालेगा। तो बताइए मोमेंटम क्या है, स्केलर या वेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या, कुछ इसके पहले से भी क्वेश्चन कर सकता है। इफ बॉडी हैविंग मास दिस एंड दिस एंड इट्स वेलोसिटी इज जीरो, देन व्हाट विल बी द मोमेंटम, है ना। नीचे आपको ऑप्शन दे देगा 3 गो 4 गो, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 0, किसी में नन ऑफ दिस। समझ में आ रहा, तो यहाँ से अगर आप ये समझेंगे कि मास इनटू वेलोसिटी कर कर हम मोमेंटम निकाल लेते हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो फंस जाइए। ठीक है, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब देखिए कि मास, मोमेंटम का फॉर्मूला तो हम पता कर लिए, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब बताइए इसका यूनिट के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। तो मास का क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड, यानी एसआई यूनिट से भी सवाल आ सकता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो आपको क्या बताना है, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? ये सब छोटा छोटा सवाल जो आपको फंसा सकता है, फंसा कैसे सकता है, हो सकता है तो उसमें आपसे पूछ ले क्या कि इसका मोमेंटम या एसआई यूनिट बताइए। नहीं, अभी देखिए, अभी टॉपिक शुरू हुआ है, 3 सवाल बन गया लगभग लगभग। समझ में आ रहा है, तो इसी तरह से आपको समझना। अब बात यहाँ पर आता है कि हर बॉडी जो मूव कर रहा है उसके पास क्या होगा, मोमेंटम। नहीं होगा। आप चल रहे हैं, आपका कुछ मास है और कुछ वेलोसिटी से आप चल रहे हैं, तो आपके पास भी क्या आ गया, मोमेंटम, है ना। अगर लाइट को हम लोग देखें, लाइट का भी अगर पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से बात करते हैं तो लाइट का भी कुछ मास है और उसके पास भी क्या है, वेलोसिटी, तो उसका भी पास क्या है, मोमेंटम। ठीक है, अब बताइए अर्थ, अर्थ इज ऑल्सो कंटिन्यूअसली मूविंग अराउंड द सन, देन इट्स ऑल्सो मस्ट हैव मोमेंटम, होना चाहिए ना, तो है। अर्थ का मोमेंटम होना चाहिए ना, ये है कि है, नहीं है, एकदम कंफर्म। चलिए आप लोग सोचिएगा थोड़ा, देख, यानी हर वो बॉडी जिसके पास क्या हो,
मोशन हो या वेलोसिटी, उसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ छोड़ दीजिए, सर्कुलर पाथ में भी चल रहा है तो भी मोमेंटम होगा। समझ में आ रहा है? मोमेंटम क्यों होगा, क्योंकि उसके पास मास और क्या है, वेलोसिटी। चल कैसे रहा उसको हमको मतलब नहीं। बात समझ में? वो छोड़ दीजिए, हम लोग अगर एक हिसाब से देखें तो पूरा गैलेक्सी भी मूव कर रहा है। पूरा गैलेक्सी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हर एक बॉडी कहीं ना कहीं मोमेंटम कैरी करके रखा हुआ है, नहीं करके रखा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बॉडी मोशन में ही है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। आप बात ये है कि किस रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, नहीं किसके रिस्पेक्ट में वो मोशन में। क्योंकि हम लोग जब मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ एक बहुत अच्छा पहला ही लाइन था कि मोशन कभी भी हम लोग डिफाइन करेंगे तो वो अकेले डिफाइन नहीं हो सकता है। वहाँ आपको विथ रिस्पेक्ट टू दिस, किस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं तब पता चलेगा रेस्ट में कि। अब यहाँ से एग्जांपल आता है कि जो कराटे प्लेयर होता है वो स्लैब को तोड़ देता है हीरो जैसा, नहीं 3-4 को ऐसे रखा हुआ है, क्या करता है एकदम धाम से मारता है, पूरा तोड़ ताड़ के खत्म। लेकिन आप जब तोड़ने जाइएगा तो आपका हाथ टूट जाएगा, नहीं उसके पीछे का लॉजिक क्या है पता, क्या है? यानी आपका मांस का तो हाथ उतना ही रहेगा, 2.5 किलो का रहेगा ना, अगर सनी देओल का है तो। बाकी आम आदमी का है तो 1.5 किलो का रहेगा, लड़की लोग का तो 1 आध किलो। समझ आ रहा है? तो आपका मांस उतना ही है। आप बताइए, जैसे बहुत सारा मार्बल एकदम सजा के रखा हुआ एक पे एक, उसको मार्बल को तोड़ने के लिए पता है कि हमको इतना ज्यादा मोमेंटम चाहिए, ठीक है। आप अपने हाथ से तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हाथ का मास अब बढ़ने वाला नहीं, उसके लिए 10-20 साल लग जाएगा बढ़ाने में, वो भी बढ़ेगा की गारंटी नहीं है, घट भी सकता है, ठीक है। तो एक ही तरीका मोमेंटम बढ़ाने का, वो क्या क्या बढ़ा दीजिए, वेलोसिटी। यानी इतना जोर से लेकर आइए कि वो जो मास वाला गैप है उसको फिल कर दे कौन, वेलोसिटी, और आपका मोमेंटम वो मिल जाए जो तोड़ने के लिए चाहिए, और वो पूरा हो सकता, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? जैसे मान लीजिए कोई बैट्समैन है बहुत तेज बॉलर है एकदम, हाँ हाँ, बुमराह जैसा बॉलिंग कर रहा है ना, तो बुमराह जैसा बॉलिंग कर रहा है, आराम मार रहा है एकदम, एकदम यही लग रहा है हेलमेट को धड़ाम धड़ाम, तो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, डक करना पड़ेगा, है ना, झुकना पड़ेगा ताकि बॉल चला जाए, अगला बॉल में मार लेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक तो बॉल का आपके पास मास है और ऊपर से स्पीड, क्या है, स्पीड। स्पिनर जो फेंकता है, सब स्पिनर धीरे से लाकर फेंकता है तो स्पिनर का उतना मोमेंटम नहीं रहता है, लेकिन जो फास्ट बॉलर रहता है उसके पास मोमेंटम आ जाता है, नहीं उसमें आपका सर और टूट सकता है, हाथ पैर टूट सकता है, बॉल भी बहुत भारी होता है, नहीं बहुत भारी होता है। अगर कोई तेज से बैट्समैन मार दिया पकड़ लिए तो बस वहीं सूझ जाओ। एक बार हम भी उसी से खेल रहे थे, तो हमको खेलने का आदत था टेनिस वाला से, मारा हम जाके सोचे कि पैरवे से रोक देते हैं, जो कि कैसे नहीं, है ना जी, बहुत तेज था, अब ऐसे ही पैरवा लगा दिया, आग लग गया भाई। अब उसके बाद तो हम बैठले रह गए, आधा घंटा तो फूल गया। तब से समझ गए ये बॉल से वैसे नहीं खेला जाता है ना, क्या वो लोग बॉल हाथ में ही रखता है, शरीर में भी नहीं रखता है। समझ में आ रहा, मान लीजिए मार दिया कोई, सीना उना में जाके लग गया, फ्रैक्चर हो जाएगा तुरंत। समझ में आ रहा?
ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई एक बस है, बस रुका हुआ है, बस रुका हुआ है, उसके आगे आप चले गए तो कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि बस उसके बावजूद बहुत भारी है, लेकिन फिर भी आपको कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि चल नहीं ना रहा, चल नहीं रहा तो उसका मोमेंटम क्या है? जीरो। यानी मोमेंटम होगा तब हर्ट करेगा आपको, तब उससे आपको चोट लगेगा। मास कितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए। अब बात आता है कि मोमेंटम आपको फील क्या दे रहा है, इतना देर से मोमेंटम पढ़ रहे हैं, तो मोमेंटम आपको क्या फील दे रहा है? जैसे हर कोई चीज होता है जो आपको फील देता है, जब आपको मोमेंटम सुनेंगे तो कुछ तो दिमाग में पिक्चर चलना चाहिए ना। स्पीड सुनते हैं तो चलता है, वेलोसिटी सुनते हैं तो चलता है, मोशन सुन रहे हैं तो चल रहा है, सर्कुलर मोशन सुन रहे हैं तो चल रहा है, मोमेंटम सुनते हैं तो कैसा पिक्चर चल रहा है? मोमेंटम एक्चुअली में बता क्या रहा है आपको? नहीं तो बड़ा बात होगी, छोटा बात। कुछ हद तक आप बात सही बता रहे हैं। और बताइए कोई। ये सर आपको पता है क्या देता है? मोमेंटम आपको फील देगा क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्या देगा? क्वांटिटी ऑफ। ये अलग तरह का एक सिस्टम, ध्यान समझिएगा। क्योंकि अगर सिर्फ वेलोसिटी होता तो सिर्फ हम वेलोसिटी का बात करते, स्पीड होता तो स्पीड का बात करते, लेकिन पता है यहाँ पर एक चीज और आ जाता है, वो है क्या? मास। ना तो ये स्पीड दे रहा है, ना तो आपको वेलोसिटी दे रहा है, ना एक्सेलरेशन दे रहा है, ये क्वांटिटी दे रहा है। क्वांटिटी मतलब समझ में? ऑफ किसका? मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन, एक वर्ड में याद करके रखिएगा आप लोग। कोई भी पूछ देगा कि क्या होता है भैया, तो आपको तुरंत बता देना है क्या? क्वांटिटी ऑफ मोशन। यानी मोशन का कितना क्वांटिटी है। आपको पता है कि क्वांटिटी को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। कैसे? मैग्नीट्यूड को घटा बढ़ा के, है ना। अगर आप इसमें से कुछ भी घटाइएगा, मास घटा दीजिए घट जाएगा, वेलोसिटी घटा दीजिए घट जाएगा। यानी आपको मोमेंटम क्या देता है? क्वांटिटी ऑफ बात समझ में आ रहा है? इससे रिलेटेड बहुत छोटा सवाल है जो आप तुरंत ही बना सकते हैं। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि अगर कोई एक इंसान है 75 kg का, कितना? 75 kg। मास कितना है? 75 kg। और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। पूछा है मोमेंटम क्या होगा, तुरंत बता दीजिए ऐसे ही। 150 क्या? केजी मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा? मोमेंटम। मतलब वो जो 150 है वो आपको क्या दे रहा है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या दिया? क्वांटिटी ऑफ मोशन। इज इट क्लियर? तो मोमेंटम से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछिए। एनी क्वेश्चन related to motion, feel free to ask। तो कुछ क्वेश्चन आप लोग बनाइए जो थोड़ा सा अच्छा लगे आपको, थोड़ा और समझाएगा। ठीक है, देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसको समझिए कि एक बॉडी ये ए, एक बॉडी है बी। ठीक है, ये हैवी है, ये क्या है? ये है लाइट। लाइट मतलब बिजली वाला लाइट नहीं, हल्का। ठीक है, ये हैवी है, क्या है? लाइट। इसमें भी 5 न्यूटन लगा, एक में भी 5 न्यूटन लगा, फोर्स। ठीक है,
टाइम 5 सेकेंड, इसमें भी टाइम कितना 5 सेकेंड। फोर्स देखिए अब कहता ये है ना कि अब दोनों के पास मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा। आपको पता है कि जो लाइटर बॉडी होगा वो तेजी से चलेगा, हल्का बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो जल्दी ना भागता है, भारी वालों को ज्यादा ना फोर्स लगाना पड़ेगा। ये ज्यादा भागेगा लेकिन इसका मास है कम, इसका मास है ज्यादा तो ये धीरे भागेगा, लेकिन दोनों को जब गुना कर दीजिएगा ना तो मोमेंटम दोनों को क्या हो जाएगा सेम। मान लीजिए इसके पास m1 मोमेंटम आया, इसके पास m2, और दोनों क्या हो जाएगा बराबर, दोनों क्या हो जाएगा बराबर। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? तो m1 मोमेंटम 1 मोमेंटम 2 दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब न्यूटन का दूसरा लॉ कहता क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा एक बात। बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts, in which the force acts। यानी बहुत ध्यान समझिएगा, बोल रहा है कि जो मोमेंटम चेंज हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा मोमेंटम कैसे चेंज हुआ। इस बॉडी का ए वाले बॉडी का जब फोर्स और कुछ नहीं लगा था तो मोमेंटम जीरो रहा, इस पे भी जब फोर्स और कुछ नहीं लगा था तो मोमेंटम क्या रहा होगा जीरो। इसका मोमेंटम फोर्स लगाए तो कुछ हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ये 2 kg का था और ये 1 kg का था, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा बताइए तो जरा। मान लीजिए कुछ वेलोसिटी से चला, वेलोसिटी तो दोनों का ज्यादा कम होगा ही, है ना। तो इसका वेलोसिटी हो गया कितना 1 और इसका वेलोसिटी कितना ले लेते हैं 2। तो इसका भी जब आप मोमेंटम निकालिएगा तो क्या आएगा सर 2, इसका भी मोमेंटम निकालिएगा तो क्या आएगा 2। दोनों का मोमेंटम कितना आया 2, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया, जो इसमें कम था उसमें ज्यादा था और इसमें जो कम था उसमें ज्यादा हो गया, ऑटोमेटिक था वो सबसे। अब देखिए न्यूटन का दूसरा लॉ कहता क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, द फोर्स अप्लाइड। अब बहुत ध्यान समझिएगा, इसके बाद इसके बारे में हम क्या कहना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा। मान लीजिए अगर हम इसमें फोर्स ज्यादा लगा देते, क्या लगा देते और ज्यादा समय के लिए लगा देते, तो जाहिर सी बात है कि नहीं है कि फोर्स जब ज्यादा है, ज्यादा समय के लिए लग रहा है तो सर मोमेंटम बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका स्पीड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। बात मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरा बात समझ में आ रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं और ज्यादा या तो ज्यादा समय के लिए लगा दे रहे हैं तो उसका क्या होगा मोमेंटम बढ़ेगा। यानी ये क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, न्यूटन का दूसरा लॉ कहता क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, बहुत ध्यान समझिएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, बहुत ध्यान समझिएगा। कैसे, एक एक बात समझने की कोशिश करिए, ठीक है। दूसरा लॉ बस इतना ही है, क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, ये है न्यूटन का क्या दूसरा लॉ। अब इसको थोड़ा समझने के लिए समझिए कैसे क्या कहता है। मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास है m, बहुत ध्यान समझिएगा, एक बॉडी है सर जिसका मास क्या है m, क्या है m, उसका इनिशियल वेलोसिटी है u, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है u। तो ये हो गया मास, ये क्या हो गया मास, ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया u। अब बताइए तो इसका मोमेंटम क्या होगा, मास u वेलोसिटी क्या होगा mu, मोमेंटम क्या हो जाएगा m u, ठीक है। फिर देखिए मान लीजिए
कि इस बॉडी पर हम लोग एफ फोर्स लगाएं, क्या लगाएं, एफ, टी समय के लिए फोर्स लगा सर एफ, कितना समय के लिए, टी समय के लिए, ठीक है, फोर्स लगा एफ कितने समय के लिए, टी समय के लिए। तो भैया जब फोर्स लगाए तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। मान लीजिए बढ़ के हो गया, मास बताइए घटेगा बढ़ेगा, मास तो उतने रहेगा, लेकिन वेलोसिटी में चेंज होगा ना, तो वेलोसिटी जो है चेंज होकर चल गया सर क्या, v, वेलोसिटी कितना हो गया, v। अब बताइए अगर हम बोले कि बताइए इस बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आया, ए इस बॉडी का मोमेंटम में कितना चेंज आया, तो क्या बताइएगा, अभी आफ्टर एक्टिंग ऑफ फोर्स इसका मोमेंटम क्या हो गया, हुआ, ये फोर्स लगाने के बाद, ये फोर्स लगाने के, अगर आपसे हम चेंज पूछ देते हैं, चेंज मतलब क्या है, ज्यादा में से कम माइनस करना, यानी अगर हम निकालना चाहते हैं क्या सर, चेंज इन मोमेंटम, क्या निकालना चाहते हैं, चेंज इन, तो एम भी में से क्या करेंगे, एम यू घटाएंगे, घटाएंगे कि नहीं। अब यही बात बोलता है न्यूटन का दूसरा लॉ, बहुत ध्यान समझिएगा, बोलता ये है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, हमको हम लिख सकते हैं एम भी माइनस टाइम टी, टाइम क्या था, टी, टाइम टी, बात समझना रहा। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब समझिएगा तब समझ में आएगा आपको ये कहना क्या चाहता। अब अगर हम इसमें से कुछ अलग करना चाहते हैं, बहुत ध्यान समझिए, इसको थोड़ा सा और समझिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, चेंज इन मोमेंटम, यानी जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा मोमेंटम में क्या होगा, चेंज, जितना कम फोर्स लगेगा उतना कम मोमेंटम में चेंज। समय के साथ इसको कंपेयर करके देखिए, जितना ज्यादा समय के लिए लगेगा, अगर हम समय को बढ़ा देते हैं, नीचे समय, नीचे क्या है, समय, अगर ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा, बताइए अगर टी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा, तो जब हम ज्यादा नंबर से इस चीज को डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा, कम। बस समझना। अब यहां से एक बात आप समझिएगा, एफ, एम कॉमन ले लेते हैं बाहर, क्या बचेगा, बी माइनस यू अपॉन टी। अब खुद बताइए सर कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये कभी सुने कभी कहीं, क्या होता है, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, ठीक है। और अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट दे देंगे, के एम ए, के का वैल्यू 1 होता है हमेशा, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। ये एक नया फॉर्मूला आपको दिया न्यूटन का दूसरा लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कौन दिया, न्यूटन का दूसरा लॉ। फिर से इसको समराइज कर देते हैं, ठीक है, यानी कहता है कि फोर्स, न्यूटन का सेकेंड लॉ, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये इसको दो तरह का बोल सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये एक लाइन हुआ, रेट जब आप बोल दे रहे हैं ना, रेट, तो टाइम भी आ गया उसमें, अगर रेट नहीं बोले हैं तो आपको दो बार बोलना पड़ेगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, समझ में आ रहा है। अगर रेट शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं तो आप समझ लीजिए कि दोनों काम एक साथ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बी माइनस एम यू, आया कैसे, नीचे क्या हो जाएगा, टाइम, ठीक है। यानी यहां से एक बात समझिएगा कि जो मोमेंटम का चेंज होने का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर, फोर्स पर, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा रेट से क्या चेंज होगा, मोमेंटम, जितना ज्यादा क्या होगा, फोर्स,
उतना ज्यादा रेट से क्या चेंज होगा, मोमेंटम। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी रेट मतलब आपको समझ में आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी एक सेकेंड में मोमेंटम कुछ और था, अगला सेकेंड में कुछ और हो गया, अगर फोर्स बढ़ाए तो कुछ और हो गया, रेट बढ़ रहा। क्लियर कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है पूरा। यानी यहां से हमें फॉर्मूला निकल कर आए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब ये एक नया फॉर्मूला आपको मिला है, अगर आपके पास फोर्स निकालने के लिए देता है और आपके पास मास हो किसी बॉडी का और उसका क्या हो, एक्सेलरेशन, तो आप उसका क्या बता सकते हैं, उस पर कितना फोर्स लगा। मान लीजिए इधर से कोई ट्रक जा रहा है, आपको उसका ट्रक का क्या पता है, और अगर उसका क्या पता चल जाए, एक्सेलरेशन, तो आप बता दीजिएगा कि उस पर कितना फोर्स इंजन लगा रहा है, उस पर इंजन कितना फोर्स लगा रहा है, कितना न्यूटन का फोर्स लगा। अगर आपके पास क्या पता है, एक्सेलरेशन और क्या पता है, फोर्स, तो ये बता दीजिए ट्रकवा कितना किलो का है। बात समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है कि कोई भी दो क्वांटिटी अगर क्या है, नहीं है, और एक क्वांटिटी है, नहीं है, और दो क्वांटिटी है, तो तीसरा क्वांटिटी को फाइंड आउट करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। बात एकदम क्लियर हो रहा है? फील दे रहा, मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ, फील लेना जरूरी है, क्योंकि फील नहीं लीजिएगा तो फिर भुला जाइए कुछ दिन। समझ में आ रहा है? यहाँ से एक फॉर्मूला और क्या बन जाएगा बताइए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास बाई फोर्स अपॉन मास, फोर्स बाई मास। फिर यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास से। यानी अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन बहुत इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर फोर्स ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ेगा एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा? चलिए, देखिए यहाँ समझिए, अगर आपको फील लेना है किस चीज का, कि एक न्यूटन फोर्स कितना होता है, अगर आपको क्या फील लेना है, एक न्यूटन फोर्स कितना होता है, तो 1 kg का मास लीजिए, कितना kg का, 1 kg, और उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेट करिए, तो आपको क्या दे देगा, 1 न्यूटन फोर्स। अगर ये भी 1 kg है और ये भी क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको सर आंसर क्या देगा, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को कहते हैं 1 न्यूटन। बात समझ में आ रहा है? यानी फोर्स का दो यूनिट आ सकता है, कि ये और एक न्यूटन तो है ये। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी फोर्स का आपको दोनों यूनिट दे सकता है एग्जाम में, एक ऑप्शन में हो दे देगा, न्यूटन ना दे के ई दे दिया, तो आप सोचेंगे फोर्स का तो ऐसा यूनिट न्यूटन, लेकिन ये भी होता है डिराइव्ड यूनिट। ये कौन सा यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? चलिए, अब बात आता है, ये एकदम पूरा क्लियर हुआ और समझ में आएगा, देखिएगा समझिए कैसे। जब क्रिकेटर खेलते हैं लोग, तो जब बॉल बैट्समैन मार देता है तो फील्डर को करना पड़ता है कैच, अगर ग्राउंड के अंदर में है तो, बाहर चल गया तो छक्का। समझ में आ रहा है? अब बताइए, वहां पर एक काम किया जाता है, जब भी कैच लिया जाएगा तो उसको हाथ को थोड़ा सा पीछे किया जाता है ताकि चोट कम लगे। अब यहाँ पर देख क्या हो रहा है, बताइए एक्सप्लेन, अच्छा से समझिए। टाइम को क्या किया, बढ़ा दिया, और हम आपको यहाँ पर बताए थे, देखिए ये अगर टाइम होगा ज्यादा, अगर टाइम होगा क्या, तो ये इस पे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम और फोर्स का रिश्ता कैसा है, इनवर्सली का है।
यानी अगर आप सर क्या बढ़ा दीजिएगा, टाइम, अगर यही ध्यान से पकड़ लेते होशियारी में तो क्या ज्यादा फोर्स लगता और ज्यादा चोट लगता। लेकिन आप क्या किए, थोड़ा सा टाइम को बढ़ा दिए, टाइम को क्या किए, बढ़ा दिए। जब टाइम को आप बढ़ा दिए तो फोर्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। यानी टाइम को आप बढ़ाएं, ये टाइम को बढ़ा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट रहा है कि बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर मान लीजिए हम टाइम को बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो रहा है घटेगा, क्या होगा, घटेगा, सही बात है ना। रेट मतलब क्या हुआ, पर सेकेंड, तो पर सेकेंड के हिसाब से तब उसका वैल्यू कम ना हो गया जी, समझ में आ रहा? उसके बाद देखिए वो हाई जंप, हाई जंप, यानी कुछ लोग कूद ऐसे आता है धड़ाम से कूद जाता है, ऐसा भी बहुत सारा गेम है ना। हाई जंप करने वाला, हाई जंप, लॉन्ग जंप, तो उसमें नीचे में बालू बिछा के रखता है, क्या बिछा के रखता है, बालू। बालू इसलिए बिछाया जाता है ताकि जब प्लेयर आके कूद जाए उस पे तो उसका टाइम बढ़े, क्या बढ़े, टाइम, धीरे धीरे अंदर पैरवा धसेगा। यानी जब टाइम बढ़ गया सर तो क्या घट गया, फोर्स, क्या घट गया, फोर्स। जब फोर्स घट जाएगा तो उसको चोट कम लगेगी। बात समझ में आ रहा है, फोर्स कम लगेगा और जिसकी वजह से चोट कम लगेगी। समझ में आ रहा है कि टाइम को कितना उसमें महत्व है। टाइम घटाना और बढ़ाना है, आपका ऑटोमेटिक फोर्स होगा कम और ज्यादा, ठीक है, समझ में आ रहा। हम्म, सीट बेल्ट इन कार, सीट बेल्ट हम लोग कार में क्यों लगाते हैं सर, सीट बेल्ट इसीलिए लगाते हैं ताकि जब ब्रेक लगा अचानक से या कहीं आप जाके एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट जब हो जाएगा तो अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए तो धड़ाम से जाके माथा लड़ जाएगा, कहाँ, शीशा में लड़ जाएगा, चाहे बोनट में लड़ जाएगा, आगे वाला कवर में जहाँ मीटर उटर रहता है। लेकिन अगर सीट बेल्ट है तो वो आपके टाइम को बढ़ा देगा, ऐसे धीरे धीरे स्लो मोशन में ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, स्लो मोशन, जैसे साउथ वाला मूवी में दिखाता है ना, 2 बार, एक बार तो दिखा दिया लड़ गया, उसके बाद धीरे धीरे दिखाएगा दोबारा, कि जो मान लीजिए नहीं देखा बढ़िया से, ध्यान भटक गया देखते समय, वो भी फिर से देख लेगी कैसे लड़ा है और कैसे एक्सीडेंट, तो वैसा ही हो जाएगा कब, जब सीट बेल्ट लगाई रहेगा तब, नहीं तो वो पहला वाला सीन में दिखा दे पहला वाला सीन हो जाएगा कब, जब सीट बेल्ट नहीं लगा रहेगा तब, और दूसरा वाला सीन होगा कब, जब सीट बेल्ट लगा रहेगा, स्लो मोशन में चलेगा, कैसे, स्लो मोशन, ठीक है। यानी वहां किसका खेला है, टाइम का, किसका है, टाइम, टाइम आपका बढ़ गया ना, जब आपका टाइम बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, फोर्स आपके ऊपर कम लगेगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए ये सब चीज जो है ना आपको सोचने के ऊपर है, अब जितना ज्यादा इसको सोचिएगा उतना ज्यादा इसमें आप समझने बुझने लगेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन भी करने लगेंगे। अब यहाँ पढ़ के गए, अगर हम फिर जाकर सूट गए इसके बारे में कोई चर्चा विचार नहीं, एक आध दो दिन में गायब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। इसके पहले भी हम पढ़ाए हैं ये चीज, लेकिन आप लोग शायद भूल गए हो, नहीं हुए, लेकिन थोड़ा 2 मील तो हो गया था, जैसे थोड़ा थोड़ा दूर बैठे। क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा मजा आएगा, क्वेश्चन बनाइए, फील लेगा होगा।